क्या कोई सच में अपनी कब्र के लिए इतना बड़ा पिरामिड बना सकता है? क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि फराओ ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, और वो भी हजारों मजदूरों से कुछ ही सालों में। बट कोई भी ऐसे टाइमिंग अलाइन को देखते हुए एकदम परफेक्ट कैसे बना सकता है? और बनाए भी तो 15-15 टन के पत्थरों को कैसे काटा होगा? Part 1. The Pyramid Story. What we've been told. जब भी हम इजिप्ट की पिरामिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये करीब 4500 साल पुराना और लगभग 3800 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है, जिसे फराओ खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, जो सिर्फ 20 सालों में ही तांबे के औजार, रस्सियां और लकड़ी के रोलर जैसे छोटे छोटे टूल्स की मदद से हजारों मजदूरों द्वारा बनवाया गया था, जिसमें ये मजदूर ब्लॉक को खदानों से काट कर नावों से नील नदी के रास्ते से लाते थे, फिर उन्हें पिरामिड तक खींचकर ऊपर ले जाते थे। बट यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि खुफू के पिरामिड पर कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं थे जो ये बताए कि पिरामिड खुफू ने ही बनवाया था, क्योंकि इजिप्शियन हर छोटी बड़ी चीजों को पत्थरों पर लिखते थे, बट पिरामिड जैसी बड़े स्ट्रक्चर पर कोई खास कलाकृति नहीं थी। और दूसरी बात, जब खुफू का कब्र मिला तो इसमें कोई भी सजावट की चीज, सोना चांदी कलाकृति नहीं थी, जबकि दूसरे शाही कब्रों में कुछ ऐसे सजावट की चीजें भरी पड़ी थी। बट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एकदम खाली क्यों था, ये हमें अभी भी सोचने को मजबूर करती है। Part 2. Inconceivable Engineering and Modern Puzzles. अब आते हैं पिरामिड की सबसे हैरान करने वाली बात पर, उनकी इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग पर, क्योंकि आज के इंजीनियर का पसीना छूट रहा है ये देखकर कि ग्रेट पिरामिड्स कैसे नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉपर एक लाइन में जुड़ा हुआ है। और पिरामिड के अंदर किंग चेम्बर में 80 टन वजनी ग्रेनाइट के ब्लॉक लगे थे। ये इतने बारीकी से कटे और फिट है कि इसके बीच से आप रेजर ब्लेड नहीं गुजार सकते। एंड आज के टाइम में ग्रेनाइट को तांबे के औजारों से काटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ग्रेनाइट धरती के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है। तो इजिप्शियंस ने ये आखिर कैसे किया? एंड जब अंदर की सुरंगों और कमरों को बनाने के लिए कारीगरों को रोशनी की जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने किस चीज का यूज किया होगा? अगर मान लो उन्होंने मसालों या तेल के लैंप का यूज किया होगा तो उसका निशान तो होना ही चाहिए, बट ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। Part 3. Hidden Chambers and the Conspiracy of Secrecy. जब हम पिरामिडों के अंदर छिपे हुए कमरों की बात करते हैं तो ये रहस्य और भी गहरे होते चले जाते हैं, क्योंकि 1990 के दशक में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ ग्रांटेनबर्ग ने एक छोटा सा रोबोटिक कैमरा का यूज किया था। उन्होंने क्वीन चैम्बर की एक नैरो टनल में कैमरा को भेजा, फिर इस कैमरे से वो दिखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब एक चूना पत्थर का दरवाजा मिला जिसमें तांबे के छोटे हैंडल लगे थे, और ये खोज इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे ग्रांटेनबर्ग का दरवाजा कहा जाने लगा। बट जैसे ग्रांटेनबर्ग और भी खोज कर पाते उससे पहले ही इजिप्शियंस के अधिकारियों ने रोक लगा दी। फिर नेशनल जियोग्राफी टीम ने 2002 में पिरामिड के अंदर एक छोटा सा छेद किया। उन्हें भी ऐसे चौंकाने वाले चीजें और निशाने मिले, बट इनके टीम भी और भी इससे आगे बढ़े, इनके ऊपर भी रोक लगा दिया गया था। लेकिन ये खोज अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर 2017 में इंटरनेशनल टीम ने म्यूआन रेडियोग्राफी नामक मशीन का यूज किया, जो बिना पिरामिड को छेड़े स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता था। जो बिना पिरामिड को छेड़े स्कैन के द्वारा ये पता लगा कि ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रैंड वॉइड है, जो एक अलग ही चैम्बर है। और इसी खोज को वैज्ञानिक ने हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट खोजों में से एक बताया। Part 4. The Sphinx and its Ancient Secrets. ये जो ग्रेट स्फिंक्स है ऐसा माना जाता है कि ये पिरामिडों से भी पहले का बना है। मतलब ग्रेट स्फिंक्स को फराओ खेफेन के शासन काल से भी पहले का बताया जाता है, जो खुफू के बाद के फराए थे। और उस वक्त ग्रेट स्फिंक्स ऐसा था, बट बाद में ऐसा हो गया। पर भूवैज्ञानिक रॉबर्ट शॉक और जॉन एंथनी वेस्ट का मानना है कि 12,000 साल पहले तेज बारिश की वजह से स्फिंक्स ऐसा से कुछ ऐसा हो गया। और इनका ये भी मानना है कि ये इलाका पहले बहुत हरा भरा था। बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इजिप्शियंस ने स्फिंक्स को अचानक नहीं बनाया होगा। मतलब खेफेन ने स्फिंक्स को बनवाया नहीं, बल्कि उसकी मरम्मत करवाई थी, जिसके वजह से आज हम ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पहले के लोगों ने ही ये बनवाया या एलियंस ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाया। Part 5. Alternative Theories and Lost Civilizations. जब ऑफिशियल स्टोरी सवालों के घेरे में आते हैं तब हमारे ऑल्टरनेटिव थ्योरी बाहर आता है। ऐसे ही रॉबर्ट बोवेल की ओरियन कॉरलेशन थ्योरी उनमें से एक है। बोवेल ने देखा कि गीजा के मेन पिरामिड्स बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे 10,500 BC में तारे दिखते थे। ये खुफू के शासन काल से हजारों साल पहले की बात है। मतलब भाई बोवेल का सिद्धांत सच है तो इसका मतलब है कि पिरामिड बनाने वालों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग थी जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ग्रेनाइट्स के पत्थरों पर इतनी बारीकी से कलाकृति या आकार देना सिर्फ हाथ के औजारों से लगभग नामुमकिन है। एबिडोस में ओसिरियन मंदिर और सकरा के सेरापेम जगहों पर ऐसे ग्रेनाइट के बक्से हैं जहां पर और भी ज्यादा बड़े हैं और उस पर भी बारीकी से कट लगाए गए हैं, जो इन बातों से ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस वक्त आखिर इजिप्शियंस कितना एडवांस था। Part 6. Conclusion. The mystery still runs deep.
ये रहस्य बताते हैं कि पिरामिड बनाने वाले के पास शायद इतिहास की सोच से भी ज्यादा एडवांस नॉलेज और टेक्नोलॉजी थी, या हो सकता है कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इजिप्शियंस जानते थे। अगर आपको लगता है कि पिरामिडों के रहस्य को खोजना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मतलब ये हमें हमेशा से यही सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर 1200 साल पहले रेगिस्तान में ऐसे पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं, और बनाया भी तो एकदम परफेक्ट लाइनिंग वगैरह को चेक कर कैसे बना सकते हैं, ऊपर से इतना भारी भारी ग्रेनाइट्स के पत्थर। मतलब भाई गजब। वैसे अगर आपको पिरामिड्स के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट में जरूर बताना।